वैध लॉ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी बिहार एपीओ का रिजल्ट आया है और मेरे संस्थान से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उन्हीं में से एक प्रतिभाशाली एस्पिरेंट, एक स्टूडेंट हमारे मध्य हैं, यस, और इन्होंने एक अच्छी रैंक के साथ में बिहार एपीओ में सेलेक्ट हुए हैं। तो यस, कैसा लग रहा है आपको? सर, स्ट्रगल करते टाइम उसके बाद जब सक्सेस मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है सर। सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो बहुत सारे कॉल्स वगैरह आ रहे होंगे? यस सर। ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह के कॉल, रिलेटिव्स वगैरह के? यस सर। तो मतलब कैसा फील हुआ आपको? सब बहुत अच्छा लग रहा है और सबको, हमें भी अच्छा लग रहा है, मेरे फैमिली मेम्बर्स को, और सर जितने लोग कनेक्टेड हैं सब बहुत खुश हैं सर। सब लोग अच्छे विशेष दे रहे हैं। यस, थोड़ा सा आप मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कहाँ से आपका एलएलबी रहा है और फिर आपने कब प्रिपरेशन वगैरह शुरू की, फिर प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम वगैरह भी कुछ आपने दिए हैं, ठीक है? तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ऐसा भी हुआ होगा कि प्रीलिम्स में भी नहीं क्वालिफाई कर पाए होंगे। यस सर। तो ज़रा थोड़ा सा हमें अपनी जर्नी के बारे में आप बताइएगा। यस सर। 2012 में हम लखनऊ आए थे, तो 2012 से 17 एलएलबी ऑनर्स हमने किया यूनिटी डिग्री कॉलेज एफिलिएटेड टू लखनऊ यूनिवर्सिटी। उसके बाद सर हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की और प्रिपरेशन अच्छी चलती रही, लेकिन कोचिंग के ड्यूरेशन में, मतलब 2018 की जो वैकेंसी आई थी पीसीएसजे की, तो उसमें कोचिंग कंटिन्यूएशन में थी, तो इसलिए हमने एग्जाम नहीं दिया था। और हमको लगा कि नेक्स्ट ईयर फिर से आ जाएगी तो हम अच्छे से दे देंगे, क्यों अटेम्प्ट खराब करें। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था उस टाइम पे, तो वो हमने दिया नहीं। उसके बाद सर 2020 में फिर एक हुआ था एपीओ का प्रीलिमिनरी, 17 सीट थी जिसमें। 17 सीट थी, तो उसमें हमने दिया सर। उसमें लॉ का मेरा पोर्शन बहुत अच्छा था, तो लॉ में अच्छे मार्क्स बने, लेकिन सर जीएस की तैयारी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए उसमें प्रीलिमिनरी नहीं हुआ। उसके बाद सर यूपी एपीओ का आया अभी लास्ट ईयर 2022 का, जिसमें 69 सीट थी। तो सर उसको अच्छे से तैयारी की, फिर उसमें हम इंटरव्यू लेवल तक पहुंचे। फाइनल उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर उसी बीच में ये भी आ गया था आपका, क्या कहते हैं, पीसीएसजे, यूपी पीसीएसजे आ गया था। तो सर यूपी पीसीएसजे भी हमने वो प्रीलिमिनरी क्वालिफाई की, मेंस दिया, लेकिन मेंस अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं हुआ। और इसके पहले सर 2020 में जब ये बिहार एपीओ का आया था, तो बिहार एपीओ हमने डाला था सर, उसमें आज फाइनल सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, 89 रैंक। अच्छा, आपने जैसा भी बताया कि यूपी पीसीएसजे जो था, यूपी पीसीएसजे में मेंस एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो यस, क्या लगता है कि कौन सा पोर्शन आपका कमज़ोर रह गया जिसकी वजह से शायद पीसीएसजे एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई नहीं हो पाया मेंस? सर मेनली मेरा जो था कि मेंस वाला पोर्शन, एक्चुअली क्या था कि सर आपकी बार सिलेबस चेंज होने के साथ साथ पैटर्न भी जब थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने, तो उसमें से थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो गया, तो मेनली जीएस ने ही। अच्छा, जीएस। देखिए, जैसा कि दोस्तों यस ने मुझे बताया कि जीएस का पोर्शन जो था, जीएस का पोर्शन गड़बड़ रहा। मैं अक्सर क्लास में ये देखता हूँ कि बच्चे लॉ पे तो बहुत ध्यान देते हैं, लॉ को बहुत सीरियसली पढ़ते हैं और इवन इंटरेस्ट भी थोड़ा सा उनका लॉ में ज़्यादा होता है, क्योंकि एलएलबी के दौरान भी उन्होंने लॉ पढ़ा होता है, प्लस तैयारी के दौरान भी वो लॉ को पढ़ रहे होते हैं। तो जीएस से थोड़ा सा उनका मोह या इंटरेस्ट वगैरह जो होता है, वो उतना जीएस में इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि असफलता के पीछे जो कारण होता है वो जीएस बन जाता है, जैसा कि यस ने हमें बताया। और इसी तरीके के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो जीएस की वजह से शायद उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस एग्जाम जो कंडक्ट कराता है पीसीएसजे का, तो जीएस बहुत अच्छा जीएस पूछता है। कुछ बच्चों का ये मानना होता है कि मैं जीएस कभी भी पढ़ लूँगा और जीएस पढ़ के तैयार कर लूँगा, क्योंकि पीसीएसजे और पीसीएस की जीएस जो होती है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर रहता है, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता है। यस, क्या राय है आपकी कि जीएस का जो पोर्शन पीसीएस में पूछा जाता है, स्टेट यूपी पीसीएस और पीसीएसजे, बहुत ज़्यादा फर्क है या लगभग इक्विवेलेंट होते हैं? सर अगर स्टार्टिंग में बात करें, जब से प्रीलिमिनरी होना शुरू हुआ यूपी में 2003 से, स्टार्टिंग में थोड़े से वेरिएशंस कह सकते थे, लेकिन अब जो जीएस का लेवल है सर, आई थिंक इक्विवेलेंट है। इवन
अब फिलहाल हम तो जीएस में उतना नहीं कमांड है, तो हो सकता है हमें हाई लगा था लेवल अब की बार वाला। लेकिन हाँ, अगर हाई नहीं है तो एटलीस्ट सर नीचे भी नहीं है, इक्विवेलेंट है, मतलब इक्विवेलेंट है। मतलब जीएस पे भी हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो जीएस को भी इक्वली हमें देखना पड़ेगा। हालांकि लॉ का वेटेज ज़्यादा है, जीएस का वेटेज कम है, लेकिन असफल कराने के लिए, फेल कराने के लिए अगर हम बात करें तो जीएस अपने आप में काफ़ी है कि सिलेक्शन को तो रोक ही सकती है। ठीक है, तो इसलिए जीएस जो है, जीएस अच्छी रैंक भी दिलवा सकता है। अच्छा, क्या लगता है जीएस में, थोड़ा सा कुछ बच्चों का मानना है कि जीएस में मार्किंग वगैरह जो होती है, मार्किंग थोड़ी सी लिबरल मार्किंग है, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की लॉ में मार्किंग वगैरह की जाती है वैसी मार्किंग जीएस में रहती है, जीएस में कुछ लिबरल मार्किंग रहती है? सर मेरे ख्याल से मार्किंग जो होती है, मार्किंग क्राइटेरिया दोनों का लगभग बराबर ही होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो लॉ के बच्चे हैं, स्पेशली जो पीसीएसजे वगैरह की तैयारी करते हैं, ये कंपैरेटिवली पीसीएस वालों के कंपैरिजन में ये जीएस पे उतना फोकस नहीं करते, इसलिए इनकी मार्किंग भी थोड़ा सा कम रहता है। तो ये हमको लगता है कि उसमें हार्ड मार्किंग हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो सर अच्छी मार्क्स भी मिलते हैं उसमें। अच्छा यश, मुझे एक बात और बताइए कि आपने जो तैयारी शुरू की तो उसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 स्टेजेस होती हैं, तो इनकी तैयारी का जो आपका क्रम था, जिस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होता है उसी तरीके से आपने तैयारी की, तीनों तैयारी आप एक साथ में लेकर के चलते? सर स्टार्टिंग में जब कोचिंग चल रहा था तो उसमें एक्चुअली कभी इस फील्ड में कंपटीशन में पहली बार आए थे, और फैमिली में थे कंपटीशन वाले, लेकिन मेरा लॉ का था, इनका पीसीएस वगैरह का था, तो हम उनसे इंटरेक्शन करते नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिलती थी। तो हम स्टार्टिंग में तो ऐसे ही किए, मतलब जो जितना पढ़ाया जा रहा है अच्छे से प्री और मेंस इतनी तैयारी करते थे। लेकिन सर उसमें एक समस्या ये कर दी, हम रिवीजन नहीं किए, तो ये चीज़ थी। लेकिन उसके बाद जब हमें समझ में आया, मतलब जब सेल्फ स्टडी पे आ गया, कोचिंग ओवर हुआ, उसके बाद जब सेल्फ स्टडी पे आए तब समझ में आया कि ज़रूरी है कि प्री मेंस इंटरव्यू तीनों को साथ लेके चलना, साथ में लेकर के चलना है। अच्छा यस, प्री और मेंस की अप्रोच में क्या डिफरेंस है? अगर हम स्पेशली उत्तर प्रदेश, बिहार या जो ये 7 स्टेट हैं, तो इन स्टेट्स की अगर हम बात करें तो प्री और मेंस के अप्रोच में क्या डिफरेंस रहता है? सर जैसे रहता है कि प्रीलिमिनरी में अपन मोस्टली फैक्चुअल बेस्ड हैं, कि डायरेक्टली इंडेक्स बेस्ड कह सकते हैं, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं आपके, कि कॉन्सेप्चुअल मिलेंगे, कम मिलेंगे क्वेश्चंस, हाँ कम मिलेंगे। तो अब ये हो गया है। और मेंस में सर है कि जैसा सेट पैटर्न होता था, अब धीरे धीरे क्योंकि कंपटीशन भी तेज हो रहा है, तो सर पैटर्न भी धीरे धीरे चेंज कर रहा है। तो मिला जुला के आपकी लेवल ऐसी होनी चाहिए कि मतलब प्रिलिमिनरी में तो ठीक है आपका वो फैक्चुअल वाला, लेकिन मेंस में आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट प्लस आपका जो फैक्ट है, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। आंसर राइटिंग का क्या योगदान रहेगा मेंस के लिए? कितना बेनिफिट मिलता है आंसर राइटिंग से? सर ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा। सबसे पहली चीज तो ये कि आपका टाइम मैनेजमेंट इसमें होता है, और आपका सबसे ये चीज जरूरी होता है सर कि आपको फॉर एग्जांपल 3 घंटे में 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो पर क्वेश्चन आपको आधा घंटा पड़ा। आपने शुरुआत की और लिखने में कहीं कहीं होता सर 35 मिनट चले गए, 40 मिनट आंसर आया जा रहा है, आप उसमें कर्टेल नहीं किए टू द पॉइंट लिखने के, तो 45 मिनट हो गए। फिर सर ये करते करते लास्ट में फिर 15 मिनट बचता है, 10 मिनट बचता है सिंगल क्वेश्चन के लिए, जो लास्ट में छूट जाता है। कभी कभी तो ये भी होता है कि सर 5 ही क्वेश्चन करने में हमारे 3 घंटे निकल गए, एक क्वेश्चन छूट जाता है। तो सर ये मेंस की राइटिंग बहुत जरूरी है, मेंस के आंसर राइटिंग करना बहुत जरूरी। उसमें ये भी होता है सर कि आप ये जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या चीज हमने फालतू लिखी, मतलब अननेसेसरी पॉइंट्स ना दें उसमें। यस सर, हाँ, अननेसेसरी पॉइंट्स हमको नहीं देना है। मतलब कहने का ये है कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की डिमांड को स्पेशली हमें पूरा करना है। अगर हम क्वेश्चन की डिमांड को स्पेशली अगर हम पूरा कर देते हैं तो मेरे ख्याल से नंबर जो होंगे, नंबर बेहतर मिलेंगे। अच्छा, बच्चों का ये मानना होता है कि कुछ क्वेश्चंस जैसे पूछे गए, प्रोविजन पर ही बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, तो कोशिश करते हैं कि उसकी बैकग्राउंड क्या था, हिस्ट्री क्या था, और हिस्ट्री से लिखना शुरू कर देते हैं। तो क्या लगता है कि मतलब नॉर्मल जो क्वेश्चंस, प्रोविजन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या हिस्ट्री से लिखना ठीक रहेगा ऐसे आंसर्स को?
सर ये मेरे ख्याल से डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन कैसा है। अगर वो सेक्शन बेस्ड है और उसकी ऐसी है कि मतलब बैकग्राउंड देने लायक है कि, और वो जरूरी भी लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 167 सीआरपीसी की बात करें तो उसमें हमें लगता है कि उसमें बनाने की जरूरत है भूमिका थोड़ा सा, कि 57 को पहले डिस्कस किया, 76 को डिस्कस कर लिया, उसके बाद ये सब करते करते फिर आपका थोड़ा सा रेगुलर ये चीजें डिस्कस कर ली। तो ये जरूरी है, कुछ कुछ जगह की जरूरी है कि आपको बैकग्राउंड डिस्कस करें। अच्छा, इंटरलिंकिंग का कितना योगदान रहता है कि जैसे हम आंसर फ्रेम कर रहे हैं, जैसे अभी आपने बताया कि जब हम सेक्शन 167 पे क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिख रहे होंगे तो 57 हमें बताना ही है। यस सर। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत जगह पर ऐसा होता है कि हम एक प्रोविजन को लिख रहे होते हैं और उसी से कनेक्टेड प्रोविजन किसी दूसरे लॉ में या किसी दूसरे एक्ट वगैरह में होता है। तो क्या इंटरलिंक करके आंसर को लिखना बेहतर होगा या सीधा सीधा आंसर लिखा जाए वो ज़्यादा बेहतर होगा? सर मेरा जो मानना है कि अगर इंटरलिंक किया जाए तो आप थोड़ा सा यूनिक दिखेंगे, बाकी आंसर्स में आपके जो आंसर होगी वो यूनिक दिखेगी, तो ये जरूरी है। और आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हाँ एटलीस्ट ये नॉलेज तो है आपको, कि अच्छी नॉलेज है, तो इसलिए मेरे ख्याल से कि इंटरलिंकिंग जरूरी है। अच्छा, एक और डाउट रहता है बच्चों का कि जब भी वो आंसर लिख रहे होते हैं तो अक्सर ये पूछते हैं कि हमें कितने केसेस दे देना चाहिए। एक आंसर को हम अगर लिख रहे हैं तो नंबर ऑफ केसेस क्या होना चाहिए, कितने केसेस देना चाहिए, तो इसके बारे में हमें आप बताइएगा। सर क्वेश्चन की डिमांड पे प्योरली डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। आप एक क्वेश्चन से भी सेटिस्फाई कर सकते हैं और आप इररेलेवेंट लिख रहे हैं तो पता नहीं कितने केस लिख दीजिए, उसका भी कोई मतलब नहीं है। मतलब कहने का ये है कि आपको केसेस वहां पर देना है कि जो मतलब एक रेलेवेंट एरिया है, जो उस रेलेवेंट एरिया को आपको सपोर्ट करना है किसी रेलेवेंट केस के माध्यम से। जैसे कुछ चीजें हैं कि जो केस लॉ से ही निकल के आई, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट्स की बात ही नहीं की गई। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सकीरी वासु का केस आया तो उसके माध्यम से वो चीज निकल के आई। तो मुझे लग रहा है कि आप अगर इनहेरेंट पावर की बात करते तो जो चीज केस लॉ से निकल के आई आपको स्पेशली उसमें केस देना ही देना है। बाकी प्रोविजन पर आधारित क्वेश्चंस में अगर केस देते हैं नहीं देते हैं शायद इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा यश, मुझे ये बताइए टेस्ट सीरीज वगैरह से बच्चों को, जैसे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज से क्या फ़ायदा हो सकता है, और प्रीलिम्स और मेंस की जब वो टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे होते हैं तो किन किन चीज़ों पर, किन किन पॉइंट्स को उनको स्पेशली ध्यान देना है? जैसे अभी मैं इस राइटिंग के बारे में बताया था कि वो ज़रूरी होता है क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग, आपका टाइम मैनेजमेंट और आपका आंसर फ्रेमिंग ये रोल प्ले करता है। तो सर इसी तरह से प्री का भी होता है और मेंस का भी होता है, जो टेस्ट सीरीज होते हैं, कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। कि जैसे 150 क्वेश्चन है 2 घंटे में, 120 मिनट है, तो आपका ऑन एवरेज 36 सेकेंड होगा एक क्वेश्चन के लिए। अगर आपकी स्पीड स्लो है या फिर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप कंफ्यूजन में है, या सर कुछ क्वेश्चंस लंबे होते हैं उसमें आपने टाइम लगा दिया, तो सर लास्ट तक जाते जाते आपके कुछ क्वेश्चंस छूट सकते हैं। तो इसलिए टेस्ट सीरीज भी बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज और रहती है बच्चों से, जो प्रीलिम्स में हमने देखा है कि गड़बड़ी हो जाती है बच्चों से अक्सर, कि कुछ चीजें ऐसा होता है कि ऑप्शंस, बच्चों ने सारे ऑप्शंस नहीं पढ़े, कुछ ऑप्शन पढ़े और उसके बाद में उन्होंने टिक कर दिया। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी कमीशन पूछता है कि जिसमें हो सकता है पहला ऑप्शन भी सही हो, दूसरा भी सही हो, तीसरा भी सही हो और चौथा ऑप्शन भी सही हो। उसमें वो ये पूछना चाहता है कि मोर एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि सारे ऑप्शंस वगैरह जो हैं, भले ही आपको पहला ऑप्शन सही मिल गया लेकिन सारे ऑप्शंस जो हैं, सारे ऑप्शंस पढ़ना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। और क्योंकि आप जल्दीबाजी में अगर करेंगे तो आपका ही घाटा होता है। और सर एक चीज और गलती हो जाती है कि जैसे हम लोग देखते तो हैं, क्वेश्चन पढ़े लेकिन नो बोल्ड में भी लिखा रहता है और प्योरली कैपिटल रहता है। हाँ, उसके बाद भी सर नो छूट जाता है, बड़ी रहती है कि वो क्वेश्चन को गलत पढ़ जाते हैं, नो छूट गया तो फिर उसमें फिर गड़बड़ी हो जाती है। अच्छा, प्रीलिम्स का जो पेपर होता है, मेंस में तो खैर क्लियर है कि टाइम मैनेज करना पड़ता है। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें कि क्या जैसे बच्चों से इस तरीके की गड़बड़ियां हो जाती हैं कि हड़बड़ाहट में वो क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते, हड़बड़ाहट में वो सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ते, क्या प्रीलिम्स में इतना टाइम होता है कि बच्चा अगर आराम से हर क्वेश्चन को समय दे तो समय देकर भी वो अपने क्वेश्चन को कम्प्लीटली अटेम्प्ट कर सकता है? सर यूपी और बिहार की बात करेंगे अगर,
आउट ऑफ स्टेट बहुत ज्यादा एग्जाम नहीं दिए हैं, यूपी बिहार की बात करें तो यूपी बिहार में ऐसी क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी है कि आप आराम से कर सकते हैं और आपका ओएमआर शीट भरने के बाद भी आपके टाइम बचा रहेगा। ठीक है सर। इवन हम अपनी बात करें तो 2 घंटे में मेरा 15 से 20 मिनट हम बचा लेते थे। 2 बार आंसर मतलब क्वेश्चन पेपर को पढ़ के और वो ओएमआर शीट भर के उसके बाद रिवाइज करके इवन ये भी काउंट कर लेते थे कि हमने कितना छोड़ा है, कितना तुक्का मारा है, कितना एकदम 100% श्योर है। ये सब काउंट करने के बाद भी 15 से 20 मिनट हम बचा लेते थे 2 घंटे में। तो मतलब समय जो होता है समय काफी बच जाता है। हाँ, तो इसलिए देखिए आप लोगों को बहुत हड़बड़ाहट करने की आवश्यकता नहीं है। प्रीलिम्स में आप आसानी से आराम से हर क्वेश्चन को पढ़िए, प्रॉपर टाइम दीजिए। उसके अलावा में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को हमें ज़्यादा समय देना पड़ेगा तो आप उसको टिक कर लीजिएगा। उस क्वेश्चन को टिक करने के बाद में आप आगे बढ़ जाइए और दूसरे क्वेश्चंस जो जिनमें आपको थोड़ा सा कम समय देना पड़ेगा उन क्वेश्चंस को आप समय दे करके फिर बचे हुए समय पे आप ये भी काम कर सकते हैं कि जिन क्वेश्चंस को आपने टिक किया था, जिनको आपको और भी ज़्यादा समय देने की आवश्यकता थी, तो आप उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। सर एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप एक ही क्वेश्चन के पीछे आप जूझने लगे, हो सकता है कि आप लास्ट में आंसर निकाल लें उसका सही आंसर निकाल लें, लेकिन सर वो आपका 2 या 3 क्वेश्चन का टाइम ले जाएगा। और जबकि वेटेज के मामले में इक्वल वेटेज रखता है। हाँ सर, वो भी 1 नंबर देगा आपको और तो एकदम बहुत आसान होगा, वो भी एक ही नंबर देगा। वेटेज इक्वल है तो हम क्यों ज्यादा समय ऐसे क्वेश्चन पे दें जिसमें हमें सोचने विचारने का की जरूरत पड़ रही है। और सर एक चीज और हम अपना पर्सनल बताना चाहेंगे कि ओएमआर शीट भरते टाइम हो सकता है थोड़ा ये रिस्की हो सकता है कि जैसे हमने पूरा क्वेश्चन आंसर भरे, एक पेज पे जितने क्वेश्चन है, क्योंकि एक साइड इंग्लिश एक साइड हिंदी देता है, तो इंग्लिश में 4 या 5 क्वेश्चन अगर आ गए तो हम उसके आंसर पहले टिक कर लेते हैं, हम ओएमआर शीट को हटा देते हैं। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ कर दिया फिर तुरंत किया, ये नहीं करते हम। पूरा हम क्वेश्चन पेपर की रीडिंग लगा लेते हैं। हम अपना टारगेट रखते हैं कि 1 घंटे में मेरा रीडिंग प्लस टिक हो जाए, उसके बाद कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहा जिसको बाद में तुक्का मारना है या फिर उसको ज्यादा टाइम देना है, वो हम छांट लेते हैं। 1 घंटे में इतना पूरा कर लेते हैं। और सर ओएमआर भरते टाइम मेरा थोड़ा सा ये थोड़ा रिस्की भी होता है सर कि 1 2 3 4 5 क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि दूसरे पहले का बी है, सी है, डी, ए ये आंसर है, तो मेरा भरने का जो ओएमआर होता है इसी तरह से होता है। तो मैं बोल के पढ़ता हूँ बी सी डी ए, पहले ये 4 बार कंफर्म कर लेते हैं बी सी डी ए, बी सी डी ए, फिर यहाँ पे हम बोलते रहते हैं बी सी डी ए और इस तरह से भरते हैं। थोड़ा सा रिस्की हो सकता है सर, क्योंकि आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हो सकता है 6ठा क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट किया, 7वां किया। हाँ, आप ये बोल के कर रहे हैं, फिल करते चले जाएंगे तो सर वो आगे के भी गड़बड़ हो जाएंगे। वो तो बहुत वो बहुत ज्यादा रिस्की है। थोड़ा सा टाइम बच जाता है, लेकिन बहुत अवेयर होकर करते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन रिस्की है थोड़ा सा। अच्छा यस, मैं एक बात और जानना चाहूंगा आपसे कि मेंस और प्रीलिम्स दोनों एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं उनका कितना योगदान है हमारे मेंस की तैयारी में और कितना योगदान है प्रीलिम्स की तैयारी, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं कि स्पेशली उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अप्रोच में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, अप्रोच लगातार बदल रही है। तो क्या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे वो पूरी तरीके से इररेलेवेंट हो गए हैं या अभी भी उनकी रेलेवेंसी है? सब प्योरली इररेलेवेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अब पहले से काफ़ी चीज़ें ऐसे चेंज हो गई हैं कि आपको सिर्फ उससे सपोर्ट नहीं मिलने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। लेकिन ये भी नहीं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर छोड़ दें, वो आपका मेरे ख्याल से जो होता है आपको सिलेबस पता होना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जुबान पे होनी चाहिए। इतनी चीजें तो होनी चाहिए, ये आपका बेस बनाता है। एटलीस्ट ये आपसे गलती ना हो कि जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से रिपीट हुए वो ना गलत हो, ताकि आप जब कभी देखें तो फिर वो पछतावा हो कि ये तो आना चाहिए था। तो पूरी तरह से तो ये सपोर्ट नहीं कर सकता आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ही दम पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। हाँ, और सेम चीज अब मेंस में अगर देखें सर, अब मेंस में तो काफी दिन से हो रहा है, तो अब कुछ चीजें धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर दी है। हालांकि प्योरली अभी इररिलेवेंट नहीं है कंप्लीटली, लेकिन अभी भी रोल प्ले कर रहा है। तो कहने का मतलब जैसा कि यश ने अभी बताया कि आपको पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए और दूसरा ये है कि प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो इररिलेवेंट नहीं, कि हम उन पेपर्स को छोड़ नहीं सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो तैयारी का हमारा अप्रोच होना चाहिए वो अप्रोच ये होना चाहिए कि हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को भी देखें और साथ ही साथ में
अगर हम बात करें कि जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस को भी हम तैयार करें। हमारी प्रीलिम्स की जो अप्रोच है, प्रीलिम्स की अप्रोच में हम फैक्चुअल अप्रोच को ज़्यादा रखेंगे, तो हमें नंबर ऑफ सेक्शंस जो है, नंबर ऑफ सेक्शंस ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फैक्चुअल अप्रोच से तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर जब हम कॉन्सेप्चुअल अप्रोच की तरफ बढ़ जाएंगे तो प्रीवियस ईयर्स तो हमें सपोर्ट करेगा ही करेगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अप्रोच वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनके कहीं ना कहीं पर से वो कुछ ही लिमिटेड सेक्शंस है, उन सेक्शंस से बन सकते हैं। तो कहने का मतलब जो हमें अपनी तैयारी रखना चाहिए वो प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड एरिया। यस सर। अगर हम प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड एरिया को लेकर के चलेंगे तो मेरे ख्याल से हम मेंस की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। हाँ। और सर यहाँ प्रीवियस ईयर से ये भी देखना चाहिए, उससे पैटर्न, आपको पैटर्न पता पैटर्न की जानकारी मिलती है, सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन और कहाँ से उठाए जा सकते हैं। सर क्योंकि ऐसा होता है कि प्रिलिमिनरी में कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं कि जो कभी पूछे ही नहीं जाते हैं। तो आप अगर खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ना उठा करके आप पूरा अगर बेराइट पढ़ने लगे तो बहुत बर्डन हो जाता है सर। और यहाँ पे मतलब गधों की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। मेहनत वहां करिए जो आपका रिजल्ट भी अच्छा दे। कहने का मतलब आप अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इंडियन पिनल कोड पढ़ रहे हैं, तो 511 धाराएं नहीं आपको पढ़नी है, ठीक है। मेंस के लिए हाँ, पहले आप 50-60 सेक्शन पढ़ते थे, आप 70 से 100 सेक्शन पढ़ लीजिएगा, लेकिन कंप्लीट सब्जेक्ट मत पढ़िए, क्योंकि अगर आप कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सारे प्रोविजन उसके जानना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इतना लेंदी सिलेबस है, आपके दूसरे सब्जेक्ट जो होंगे उसको आप टच भी नहीं कर पाएंगे फिर। तो इसलिए होना चाहिए कि हम पहले तो एग्जाम के अप्रोच को समझें। जब हम एग्जाम के अप्रोच को समझेंगे तो ही हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है। लेकिन अगर हम एग्जाम के अप्रोच को नहीं जानते हैं तो हमारे लिए शायद ये पॉसिबल नहीं रहेगा कि हम इस बात को समझ सकें कि ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया, लेकिन ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर तो सॉल्व करना है, और प्रीवियस ईयर पूरी तरीके से मदद करेंगे इस बात के लिए कि एक तो क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे प्रीवियस ईयर्स के, दूसरी चीज ये मदद इस चीज में करेंगे कि आपको एग्जाम के बारे में ये पता चलेगा कि अब अगर नेक्स्ट या नया क्वेश्चन आता है तो नया क्वेश्चन किस एरिया से पूछा जा सकता है और कैसा क्वेश्चन बन सकता है। और कोशिश करिए कि आप लोग अपनी तैयारी में अगर कोई नया क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो फ्रेम करिए माइंड में अपने कि ये प्रोविजन हमने पढ़ा, इस पर कैसा क्वेश्चन बन सकता है। अपने आप से क्वेश्चन बनाइए और अपने आप से उसका आंसर लिखने की कोशिश करिए। देखिए, जैसा कि यश ने बताया कि आंसर राइटिंग जो है, आंसर राइटिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम जो है, प्रीलिम्स एग्जाम आपको केवल क्वालिफाई करवा सकता है। प्रीलिम्स एग्जाम केवल आपको मेंस दिलवा सकता है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में अगर हम बात करें कि इंटरव्यू ना तो आपको बाहर करता, ना इंटरव्यू से ना तो आप एक अंदर होते हैं, मतलब आपका ना तो सिलेक्शन होता ना इंटरव्यू आपको बाहर करेगा। आपका सारा दारोमदार जो होता है वो मेंस पर निर्भर करता है। आपकी रैंक कैसी है, आप सिलेक्ट हुए, आप सिलेक्ट नहीं हुए। हाँ, रेयर केस में अगर हम बात करें कि इंटरव्यू एक सपोर्ट के रूप में हो सकता है कि इंटरव्यू का थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया और जिसकी वजह से सिलेक्शन हो गया, वो एक रेयर केस में होता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि आपका मेंस जो होना चाहिए, मेंस पर बहुत अच्छा फोकस होना चाहिए, मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हमें अपनी स्ट्रेटजी में प्रीलिम्स और मेंस को साथ साथ में लेकर के चलना है। इवन इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन चीज़ों को भी अपने माइंड में फ्रेम करना है। आपकी मेंस की प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आपका मैक्सिमम इंटरव्यू वगैरह जो है, इंटरव्यू वगैरह की भी प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। और प्रीलिम्स और मेंस के मैं आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अपना रूल है कि वो प्री एग्जाम करवाएंगे, और प्री एग्जाम करवाने के बाद में रिजल्ट से 45 to 60 डेज का उनका रहता है। हालांकि मिलता लगभग 45 दिन का समय मिलता है, तो आपको प्री और मेंस के बीच में केवल 45 दिन का जो समय मिलेगा, इन 45 दिनों में मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं है कि 45 दिनों में आप इतना लेंदी सिलेबस, और वो भी डीप स्टडी करने के साथ में, इंटरलिंकिंग करने के साथ में खत्म कर पाए। तो इसलिए जरूरी है कि प्री और मेंस आप साथ साथ में लेकर के चलिए। मेंस के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आप लिखते रहिए। कुछ नहीं, अपनी हैबिट में एक आंसर तो आप डेली लिखिए। अगर आप एक एक आंसर को डेली लिख रहे हैं तो वो अगर आपकी हैबिट में आ जाता है, प्लस प्रीलिम्स के लिए सेक्शन नंबर्स आप लोग इंडेक्स की कॉपी करवा सकते हैं।
इंडेक्स की कॉपी करवा के सेक्शन नंबर्स, चैप्टर्स वगैरह, कौन से चैप्टर से कौन सा प्रोविजन रिलेटेड है, बस ऊपर ऊपर अगर इतना जान जाते हैं, सतही नॉलेज अगर हो जाता है किसी भी धारा का, किसी भी सेक्शन का, तो मेरे ख्याल से प्रीलिम्स एग्जाम जो है, प्रीलिम्स एग्जाम आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी एग्जाम्स होते हैं, आप उन एग्जाम्स में भी अपीयर होइए, क्योंकि जीएस का जो पोर्शन है, जीएस का पोर्शन काफी मतलब वेटेज रखता है। 150 क्वेश्चंस में प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, 200 नंबर का पेपर आपका मेंस में होता है। तो अगर आप और एग्जाम्स में भी अपीयर होंगे तो आपका जीएस का पोर्शन जो है, जीएस का पोर्शन अच्छा हो जाएगा। तो मैं जुडिशरी वाले बच्चों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग हो सके तो पीसीएस का भी एग्जाम दीजिएगा, पीसीएस का भी एग्जाम दीजिएगा। भले ही आपका वो लक्ष्य नहीं है, आपका वो एम नहीं है, लेकिन आपका इसी बहाने एग्जाम जब आप होगा, टारगेट एक आपका फिक्स होगा कि हमें जीएस का पेपर अच्छा करना है, तो इस तरीके से अगर आप पीसीएस के एग्जाम में अपेयर होते हैं तो आपका जीएस का पोर्शन अच्छा हो जाएगा। जीएस को भी आप उतना ही तवज्जो दीजिए जितना कि आपको आप लॉ को दे रहे हैं, और तभी आपका सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। तो यस, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और हम ये प्रार्थना करते हैं कि अब आगामी जो भी एग्जाम वगैरह दें, ठीक है, आपको और भी बड़ी सफलता मिले, आप जल्द से जल्द जुडिशियल मजिस्ट्रेट बने। थैंक यू सर। थैंक यू।